गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब शायद ऑडिबल हूं मैं। इज इट क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू? एक बार ऑडियो कंफर्म कर दो। नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, परफेक्ट परफेक्ट। इज ऑडियो गुड नाउ? यस, सो ऑडियो इज फाइन एंड आई थिंक वीडियो तो सामने ही दिख रहा है, तो वीडियो इज डेफिनेटली फाइन। सो गुड मॉर्निंग जी एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू आवर क्लास नंबर 11 एंड क्लास 11 इज हैपनिंग ऑन 26 अप्रैल 2023। अब बात चाहे जो भी हो जाए, वी विल बी फिनिशिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल बिकॉज बस दो ही साइकिल्स बचे हैं एंड देन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट फॉर यू, सो वी विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस एज वेल एंड then that will complete the biogeochemical cycle. So already in this class we have done water cycle, nitrogen cycle and carbon cycle. So yesterday we finished until carbon cycle and now we are left with just two cycles. दो ही cycle बचे हुए हैं. The first cycle is going to be the phosphorus cycle and the next cycle is going to be the sulfur cycle. Then some question and answer. I have got some interesting questions for you, so I'm going to discuss that as well. Okay. लास्ट में टाइम होगा तो पुराने डाउट्स आपके जो होंगे दैट आई विल टेक, बट अभी मैं कोई पुराने डाउट्स नहीं ले रहा हूं। आज की क्लास के जो डाउट्स होंगे दैट आर मोस्ट वेलकम, लेकिन पुराने डाउट्स में फिर वी विल गो बैक इन द पास्ट और फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सो गुड वे टू हैव अ डाउट फ्री क्लास अगर आप चाहते हो तो टू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। मैं मान के चल रहा हूं कि 9th और 10th की साइंस की किताबें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, क्योंकि अब मैंने एडवाइस कर दिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो 9th 10th की साइंस की किताबों में केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दोनों पार्ट पढ़ लीजिए। आप पूछेंगे कि कितना टाइम लगेगा, अगर सुबह से शाम तक बैठ जाओ तो एक दिन में हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अब आप सारे लोग 9th 10th से बाहर आ गए हो तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर हाफ डे देते हो तो 2 दिन लगेगा, सो एक वो कर लेना। दूसरा कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास बी टोटली अटेंटिव, बिकॉज इफ यू आर नॉट अटेंटिव, ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कोई भी कुछ भी नहीं समझा पाएगा। सो दीस टू थिंग्स, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फास्फोरस साइकिल। ठीक है, तो अभी तो कार्बन साइकिल का रिव्यू स्लाइड्स लगा हुआ है, बट यू डू नॉट नीड टू लुक इनटू द रिव्यू स्लाइड्स ऑफ कार्बन साइकिल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कार्बन साइकिल, सो दैट इज नॉट समथिंग। कार्बन साइकिल का ये वाला एस्पेक्ट भी आप लोगों ने देख रखा है, सो देयर इज नो रीजन गोइंग इनटू कार्बन साइकिल। हम लोग सीधा सीधा फास्फोरस साइकिल पर आ जाते हैं। फास्फोरस साइकिल को लेकर के कुछ चीजें जानने की है। ये बहुत छोटा साइकिल है, बट देयर आर सर्टेन इंटरेस्टिंग बिट्स इन द साइकिल। फास्फोरस साइकिल बेसिकली 3 फेजेस में सबसे ज्यादा है, और एरियल फेज में, जिसको हम एटमॉस्फेरिक फेज कहते हैं, वहां पे फास्फोरस साइकिल का प्रेजेंस बहुत कम है। तो बच जाते हैं 3 फेजेस, एक बायो फेज, सेकंड लिथोस्फेरिक फेज एंड थर्ड इज हाइड्रोस्फेरिक फेज। So out of these, lithospheric phase is the biggest phase of phosphorus cycle. Biospheric phase is also important. Hydrospheric phase is also important. कहना मुश्किल है कि बायोस्फेरिक फेज में ज्यादा फास्फोरस है या हाइड्रोस्फेरिक फेज में ज्यादा फास्फोरस है, लेकिन इतना डिसाइडेड है कि सबसे ज्यादा फास्फोरस इज प्रेजेंट इन द लिथोस्फेरिक फेज। और एक और चीज जो फास्फोरस साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना कि एटमॉस्फेयर में फास्फोरस साइकिल का बहुत बहुत कम प्रेजेंस है, राइट। तो एक पॉइंट जो आप यहीं पे लिख लो, मैं बोल देता हूं, वो ये है कि फास्फोरस साइकिल हैज इट्स रिजर्वायर, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लो, फास्फोरस साइकिल हैज इट्स रिजर्वायर इन द लिथोस्फेरिक फेज, in the lithospheric phase. Biosphere and hydrosphere are exchange pools. Biosphere and hydrosphere are exchange pools. This cycle is nearly absent from the atmosphere. This cycle is nearly absent from the atmosphere. All right. So अब जरा इस पूरे साइकिल को हम लोग देखते हैं। तो फास्फोरस साइकिल को अगर हम लिथोस्फीयर में देखें तो लिथोस्फीयर में ये 2 फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, लिथोस्फीयर में फास्फोरस साइकिल फॉस्फेट 2 फॉर्म में पाया जाएगा। पहला फॉर्म है लेस मोबिलाइजेबल फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है जहां पे फॉस्फेट मोबिलाइज नहीं होता, फॉस्फेट उसी फॉर्म में लॉक्ड है और ये फॉस्फेट कहीं और जा नहीं रहा, और अगर जा भी रहा है तो बहुत स्लोली फॉस्फेट जा रहा है। वो कौन सा फेज होता है? वो फेज होता है फॉस्फेट रॉक वाला पार्ट। फॉस्फेट रॉक वाले पार्ट में एक्चुअली क्या होता है कि फॉस्फेट रॉक बहुत धीरे 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 उनकी इरोजन होती है, वेदरिंग प्रोसेस होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फॉस्फेट रॉक को धीरे धीरे वेदर करते हैं। रॉक की वेदरिंग क्या होती है? रॉक की वेदरिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे रॉक को डैमेज करके और उससे सॉल्युबल मटेरियल धीरे धीरे निकलता रहता है, तो उसको कहते हैं रॉक की वेदरिंग। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रॉक की वेदरिंग कर सकते हैं, और जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो रॉक की वेदरिंग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं उनसे थोड़ा सा फॉस्फेट निकलता है, लेकिन मोस्टली जो फास्फोरस है वो फॉस्फेट रॉक में पाया जाता है और वो लॉक्ड होता है। ये किसी और फेज के लिए अवेलेबल न के बराबर होता है, बहुत धीरे धीरे इसकी मोबिलाइजेशन होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है देयर इज समथिंग कॉल्ड फास्ट मोबिलाइजेबल फॉर्म। तो लेस मोबिलाइजेबल फॉर्म में फॉस्फेट रॉक्स आते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग समझ लें और बाद में हम लोग डायग्राम वगैरह को देखेंगे। और ये हमारा फॉस्फेट आयन है। ठीक है, फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला किसी को भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप केमिस्ट्री के हैं तभी आपको फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू शुड नो, इतना तो पता ही होना चाहिए, PO4 3-। तो जो फास्ट मोबिलाइजेबल फॉर्म होता है वो फॉस्फेट आयन होता है। फास्ट मोबिलाइजेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस मूव्स इन सॉइल वाटर, और सॉइल वाटर से प्लांट के जो रूट होते हैं वो फॉस्फेट को वहां से ले लेते हैं। तो जो फॉस्फेट आयन होते हैं वो सॉइल के सोल्यूशन में, सॉइल में जो वाटर होता है उसको हम सॉइल सोल्यूशन कहते हैं। तो जो फॉस्फेट के आयन होते हैं वो सॉइल सोल्यूशन में मूव कर रहे होते हैं, और सॉइल सोल्यूशन में चूंकि वो मूव कर रहे होते हैं तो प्लांट के लिए वो अवेलेबल होते हैं। प्लांट वहां से लेकर के और फिर प्लांट उसको अपने बायोमास का हिस्सा बना लेता है। फॉस्फोरस सारे ऑर्गेनिज्म के बायोमास के लिए
काफी जरूरी है। कहां जरूरी है? हमारे बॉडी में बोन और टीथ दोनों में फॉस्फेट काफी ज्यादा क्वांटिटी में होती है। फिर हमारे मसल्स में भी फॉस्फेट अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। तो मसल, बोन, टीथ, इन तीनों में हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी से मतलब है कि सारे एनिमल के बॉडी में बोन, मसल एंड टीथ, इन तीनों में फॉस्फेट अच्छी खासी क्वांटिटी में होगा। प्लांट में भी फॉस्फेट होता है, छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी होता है, और फॉस्फेट बेस्ड स्ट्रक्चर प्लांट को भी सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो प्लांट का रूट जब फॉस्फेट को लेता है तो पहली बार फॉस्फेट जो है बायोमास में फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, बायोमास में इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि ये बायोमास का हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ जो फॉस्फेट के रॉक हैं वो बड़े हार्ड रॉक होते हैं और उनकी वेदरिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। जब भी फॉस्फेट रॉक की वेदरिंग होती है तो कुछ और नहीं, फॉस्फेट आयन ही बनता है, और फॉस्फेट आयन फिर सॉइल वाटर में, जिसको हम कहते हैं सॉइल सैप, उसमें अवेलेबल हो जाता है। और अगर वहां अवेलेबल है तो फिर वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा, और अगर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है तो ये बायोमास का हिस्सा बनेगा, और अगर बायोमास का हिस्सा बनेगा तो फिर ये फूड चेन और फूड वेब में उपलब्ध हो जाएगा। डन। तो आप देख रहे हो कि लिथोस्फीयर में देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। वन इज लेस मोबिलाइजेबल, ये तो अगर ये लेस मोबिलाइजेबल है, मैं ये नहीं लिख रहा कि नॉन मोबिलाइजेबल है, नॉन और लेस में फर्क होता है, प्लीज ऑलवेज थिंक दैट ये लेस मोबिलाइजेबल है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस काफी लंबे वक्त तक लॉक रहता है फॉस्फेट रॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वेदरिंग होती है, अगर इसकी वेदरिंग होती है तो कुछ और नहीं, वेदरिंग से सॉल्युबल फॉस्फेट ही बनेगा, फॉस्फेट आयन, जो कि फास्ट मोबिलाइजेबल फॉर्म है। राइट, तो ये वाला पार्ट आई होप कि मेरे साथ साथ आपने भी लिख लिया है। नहीं लिखा है तो आप लोग इसको लिख लो, और अब मैं अगले 1 मिनट के लिए चैट को देख रहा हूं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल। अब कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली पूछ लो, अगले 1 मिनट के लिए ये मेरे पास है। डन इज वेरी गुड, काफी लोगों ने कर लिया, सो दैट इज वेरी वेरी गुड। Muskan, I cannot repeat everything once again. Ask your specific doubt. When you ask me to repeat everything once again, it sends me the signal that you have not been very attentive. So ask your specific doubt that how does this happen, and I'll be very happy to explain. But I want everybody's 200% attention in this class, right? Food web. Food web I have already described earlier. Who all can define food web in the chat? मोबिलाइजेबल मींस इट मूव्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोबिलाइजेबल का मतलब है कि क्या ये यहां से अपनी जगह से मूव करके और दूसरे को अवेलेबल हो पाता है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो जो फॉस्फेट के रॉक्स होते हैं उसमें जो फॉस्फोरस होता है वो मूव नहीं करता, तब तक नहीं मूव करेगा जब तक कि उस रॉक की वेदरिंग नहीं होगी। वेदरिंग का मतलब है कि धीरे धीरे रॉक जो है उसका ये हो रहा है, उसका मटेरियल धीरे धीरे सॉल्युबलाइज हो रहा है, रॉक धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और वो मटेरियल सॉल्युबलाइज होगा। ये काम बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन अगर वो होता है, वेदरिंग होती है, तब वो सॉल्युबल फॉस्फेट बनेगा। मोर क्वेश्चंस, क्रिस्टल क्लियर, नाइस एक्सप्लेन्स। डिफरेंस बिटवीन फूड वेब, फूड चेन। धीरज, आप 3-4 क्लास पीछे चल रहे हो, उसके पहले मैंने इकोसिस्टम ये करा दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू टच इट अगेन, गो एंड वॉच माय वीडियो। मुस्कान सर, फास्ट मोबिलाइजेशन मींस बेटा दैट हियर द phosphate is in the soluble form. So soil में जो water होती है ना, जो नमी होती है, उसमें phosphate available होगा, and then what happens that plant roots will be able to take this up. So that is, अगर easily move कर रहा है तो उसको fast mobilizable कहेंगे, और अगर एक जगह lock है तो उसको slow mobilizable कहेंगे। Every cycle is important for biomass of plant and animal. Run away. The cycles that we are doing here are important. All the cycles are not important. Okay, all the cycles are not important. Therefore, out of all these many elements, why are we doing only these many cycles? Because these are the cycles which are represented in the biosphere also. Which substance is rich in phosphate? If you are talking about dietary sources of phosphate, then the animal source foods are very rich in phosphate. Then green leafy plant like palak वगैरह, that is also very rich in phosphate. So depending on your food choices, if you are into animal product, you will get good amount of phosphate, and if you are in plant products, go for green leafy vegetable, right? Like all the pattas, palak पत्ता हो सकता है, और भी बहुत सारे पत्ते जो हम खाते हैं, so all the pattas are having good amount of phosphorus. Done sir. मनप्रीत food web नहीं बताऊंगा, right? क्योंकि करा दिया इसलिए। How the cycle is complete to biomass to phosphorus मैं कराऊंगा, अभी I'm coming, बस इतना ही अभी समझो, जितना भी बताया है कि लिथोस्फीयर में ये है। All clear? फास्ट के लिए ऊपर क्या लिखा है? फास्ट के लिए ऊपर लिखा है कि इट मूव्स इन द सॉइल वाटर, एंड सॉइल वाटर का दूसरा नाम सॉइल सैप है, और वहां से प्लांट के रूट को मिलता है, और वहां से बायोमास में इनकॉर्पोरेट होता है, और बायोमास में इनकॉर्पोरेट होकर के इट विल बिकम द फॉस्फोरस ऑफ द ट्रॉफिक सिस्टम। डन। एवरीथिंग इज सुपर इजी, थैंक यू सर। फॉस्फेट इज डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट। यस दीक्षा, यू आर करेक्ट दैट फॉस्फेट इज डायरेक्टली। चलो आगे चलते हैं, राइट, आगे चलते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर का। अब हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं और हम देखते हैं बायोस्फेरिक फॉस्फोरस। तो सबसे पहले तो वेयर फॉस्फोरस इज फाउंड, प्लांट्स और एल्गी में ना उनके सेल वॉल में पाया जाएगा, और सेल वॉल से स्ट्रक्चरल सपोर्ट आती है। फिर प्लांट में जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू का मतलब है कि जिन टिश्यू से प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, वहां भी आप देखोगे कि फास्फोरस की अच्छी खासी मात्रा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी फास्फोरस पाए जाते हैं, जैसे कि एटीपी, डीएनए, आरएनए, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना। तो सेल वॉल में स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल टिश्यू में भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक एटीपी, डीएनए, आरएनए, इन सब में भी फास्फोरस होता है। अगर हम बात कर लें एनिमल की, तो एनिमल्स में भी जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक एटीपी, डीएनए, आरएनए, इन सब में फास्फोरस होता है। और ये चीजें यू हैव टू रिमेंबर। व्हाई यू हैव टू रिमेंबर? बिकॉज़ यू नेवर नो, दे कैन आस्क इन द प्रीलिम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, एंड देन दे विल बी गिविंग यू दीस एग्जांपल्स: एटीपी, डीएनए, आरएनए, एंड मे बी प्रोटीन्स। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई? ओके, सो दैट इज वन। सेकंड, मसल, थर्ड बोन्स, फोर्थ टीथ। और अब एक जो बात है कि बोन्स और टीथ में जो फास्फोरस होता है ना, बोन्स और टीथ की जो फास्फोरस होती है
So that is also what? That is also स्लो फॉस्फोरस। स्लो फॉस्फोरस क्यों? क्योंकि जब कोई एनिमल मरता है तो आप देखोगे कि उसका बोन और टीथ सबसे धीरे-धीरे डिकम्पोज करेंगे। मसल बहुत तेजी से डिकम्पोज कर जाएगा। ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, एटीपी, इनको तो डिकम्पोज करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सो मसल में, डीएनए में, आरएनए में द फॉस्फोरस दैट इज प्रेजेंट, दैट फॉस्फोरस विल बी वेरी इजीली रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। बट द फॉस्फोरस दैट इज प्रेजेंट इन टीथ, बोन, राइट? दैट फॉस्फोरस विल नॉट बी रिलीज्ड सो इजीली वेयर in the soil. It will take lot of years and good conditions for decomposition. Then only it will decompose. Otherwise, even for hundreds of years, thousands of years, teeth and bone would not be decomposing. If the good condition for decomposition is not available, teeth and bone will not be decomposing. And that means, despite coming from the biological sources, this phosphorus will also become slow phosphorus. It will be hard to mobilize this phosphorus. Correct? बाकी सब इजी फॉस्फोरस है, लेकिन बोन एंड टीथ आर स्लो फॉस्फोरस। सो बायोलॉजिकल मैटर में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस कहां-कहां पाया जाता है, हमने लिख लिया है इसको, ठीक है ना? और प्लांट वाले को मैं ग्रीन से सर्कल कर देता हूं कि आपको पता चले कि ये सब प्लांट्स हैं। ये प्लांट वाला पार्ट है, ये एनिमल वाला पार्ट है। दीपांशु, स्लो फॉस्फोरस बेसिकली मींस स्लो मोबिलाइजेबल फॉस्फोरस। स्लो फॉस्फोरस मींस स्लो मोबिलाइजेबल, जो पिछली बोर्ड पे मैंने लिखा था, उसी को हम स्लो फॉस्फोरस भी कहते हैं। Vinay, why bone and teeth are slow phosphorus? Because they decompose very slowly and they release phosphate ion very, very slowly. Therefore, they are called slow phosphorus. Mechanical tissue are the structural support tissues in the plant. लिख लो, mechanical tissue are the structural support tissues in the plant. It includes xylem and fiber. What are the two things it includes? Xylem, XYLEM, xylem and fiber. पिछले बोर्ड पे लिखा था कि प्लांट में नहीं, यहीं पे तो लिखा है मैकेनिकल टिश्यूज, ठीक है ना? तो प्लांट में मैकेनिकल टिश्यू मेनली xylem and fiber होते हैं, जिनसे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। प्रमोद, some previous point are not clear. Write down what points are not clear. How bacteria help in the weathering of the rocks? Bacteria, some of the bacteria, all the bacteria no, but some of the bacteria, what they do is that they release certain chemicals, certain enzymes, because of which the phosphate rocks can be solubilized. Shubham is asking, do proteins contain phosphorus? No, proteins do not contain phosphorus. Phosphorus can be attached to a protein, but proteins do not contain phosphorus. ये अच्छा सवाल था, लिख देता हूं। Biomolecules with phosphorus, ये with का मार्क होता है, ठीक है? Biomolecules with phosphorus, so that is nucleosides and nucleotides. जब 9th 10th की बुक्स पढ़ोगे ना साइंस की, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी और आगे साइंस एंड टेक्स्ट समझने में भी बहुत आसानी होगी। सो आई हाईली रिकमेंड, आई इंसिस्ट कि 9th 10th की साइंस की बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, बगैर उसके प्रीलिम नहीं क्लियर होगा। आई एम वेरी वेरी एम्फेटिक अबाउट इट, ठीक है? सो देन उनसे बनता है डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए एंड आरएनए। एटीपी इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट एटीपी इज व्हाट? एटीपी इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? अब आ जाते हैं फॉस्फोरस एज एन अटैच्ड ग्रुप, ठीक है? तो कई मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस ऐसे तो नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है? कई मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोरस एज अ पार्ट तो नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन बाहर से अटैच हो सकता है, ठीक है? तो वो है कुछ लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस अटैच होता है और तब बनता है फॉस्फोलिपिड। ये थोड़ा सा हम लोग जनरल साइंस में चले गए, लेकिन चलो ये जरूरी है। तो कुछ लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस अटैच हो सकता है, तब बनता है फॉस्फोलिपिड, जिससे कि सेल्स के मेम्ब्रेन बनते हैं, ठीक है? उससे क्या बनते हैं? सेल्स के बाहर जो एक पतली सी बाउंड्री होती है उनकी, जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, तो सेल के मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है? फिर क्या है? दैट सम प्रोटीन्स आल्सो हैव गॉट फॉस्फेट अटैचमेंट, वी कॉल देम फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है ना? लेकिन ये फॉस्फोरस एज अ पार्ट नहीं होता, ये बाद में इन मॉलिक्यूल के बनने के बाद अटैच होता है, ठीक है? तो ये आपने छोटा सा सवाल पूछा था, तो मैंने ये बता दिया कि फॉस्फोरस कहां-कहां मिलेगा। लेकिन हमारा मेन डिस्कशन अभी चल रहा है फॉस्फोरस साइकिल पे। हमने लिथोस्फीयर में फॉस्फोरस को कर लिया और हमने बायोस्फीयर में फॉस्फोरस को कर लिया, तो अब हम लोग साइकिल समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग हाइड्रोस्फीयर में भी फॉस्फोरस को देख लें, तो साइकिल हमारा 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है? तो अब चलते हैं हाइड्रोस्फीयर में फॉस्फोरस के बारे में। Is weathering same as decomposition? No, weathering is not same as decomposition. Decomposition is a process in which mostly microorganisms are involved. Their metabolic processes will be converting more complex substances, more complex molecule into simpler molecule. That is called decomposition. But when we talk about weathering, it basically applies to rocks, and over a period of time, due to geological forces most of the time, but occasionally by some microbial chemicals, the rock will slowly erode and the material of the rock will become soluble material. That is called weathering. So decomposition and weathering are two different processes. Decomposition is a little faster than weathering. Weathering is a very, very slow process. Okay. Ayush is asking, sir, NCRT not to read 6 to 8. Please help me. See, 6 to 8, if you can read, please read. But 9 10th is essential to be read. And a lot of things which are there in 6 to 8 will be repeated in 9 10th also. But if you have time, please do read 6 to 8 also. Ashish, what is the benefit of phosphorus, role of phosphorus in life? You people are not listening to me carefully, because when I said that I'm going to describe the biomolecules with phosphate, this is the importance of phosphorus in life, right? Where will DNA, where will RNA, where will ATP come, right? Chalo. Is it done nicely? All of you, please थोड़ा साइड हो जाएं, ठीक है? हो गया? और जब तक समझा दिया तो someone is asking, is weathering and decomposition same? समझा दिया है, please listen to me carefully, okay? And if you have missed it, then video is the only thing. 11th 12th biology should be studied or not? No, it is not necessary to study 11th 12th biology. That is a little advanced level biology, and that won't be very much needed for the civil service examination. Whatever applied biology is needed, मैं cover करूंगा in due course of time. Okay? Now here we are.
हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है कि वाटर में डिसॉल्व फॉस्फेट होगा एंड देन सेडिमेंट्स ऑफ फॉस्फेट विद मेटल्स, ठीक है। तो जो सेडिमेंट होते हैं फॉस्फेट के अलग अलग मेटल के साथ, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज है, मेटल्स विल बी पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयंस एंड दैट वेज द मेटल फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड एंड दिस फॉस्फेट विल sediment in the bottom, okay, this phosphate will sediment in the bottom and that will basically be slow phosphate. Once the sediment has formed it will be released after a long period of time. Again these sediments will have to go through weathering, only then soluble phosphate will be released. So once sediments have been formed it becomes slow phosphorus, but dissolved phosphorus is present. ये कहां से आता है dissolved phosphorus? So dissolved phosphorus comes from, पहला तो surface runoff, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे जो फॉस्फेट आयंस हैं, सो विद वाटर विद रेन वाटर एंड अदर टाइप ऑफ रन ऑफ वाटर दिस विल कम इन द वाटर बॉडीज। जो ग्राउंड लेवल पे फॉस्फेट था उसका एक अच्छा खासा हिस्सा कम्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज। द रीजन इज द रन ऑफ वाटर व्हेन दे रन टुवर्ड्स द वाटर बॉडीज दे विल कैरी phosphate, so this is the surface run off source of phosphate. Apart from that, decomposition of biological matter, and third is weathering of रॉक, जो सेडिमेंट्स वगैरह होंगे वो भी तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेदर करेंगे तो वहां से भी फॉस्फेट रिलीज होती है। और लास्ट इज पॉल्यूटेंट्स एंड फर्टिलाइजर। तो ये चार सोर्सेज हैं डिसॉल्व फॉस्फेट के किसी भी वाटर बॉडी में। सरफेस रन ऑफ समझ लिया, डिकम्पोजिशन वही जो वाटर में जो प्लांट्स होंगे, वाटर में जो एल्गी होगी वो भी तो कभी ना कभी डिकम्पोज करेंगे, वाटर में जो फिशेज होंगी वो भी डिकम्पोज करेंगे, वाटर में तमाम अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं कभी तो डिकम्पोज करेंगे, उनके वेस्ट मैटर में भी फॉस्फेट होता है वो भी तो डिकम्पोज करेगा, राइट। सो दिस डिकम्पोजिशन विल कीप रिलीजिंग PO4 3 माइनस आयंस इन दी वाटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉल्यूटेंट्स। कैसा पॉल्यूटेंट? जो हम डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं और डिटर्जेंट पाउडर यूज करके और उसके बाद कपड़ों को धो देते हैं, जिसको कहते हैं कपड़ों को खंगालना, रिंजिंग। तो रिंजिंग में क्या होता है, वो डिटर्जेंट के जो रेजिड्यू होते हैं वो डिटर्जेंट के रेजिड्यूज कहां चले जाते हैं, डिटर्जेंट के रेजिड्यू पानी के साथ बहते चले जाते हैं। अल्टीमेटली वो पानी कभी पहुंचेगा किसी वाटर बॉडी तक, ऑब्वियसली पहुंचेगा वो पानी उस वाटर बॉडी तक। पानी जब वाटर बॉडी तक पहुंचता है तो जो सोप में फॉस्फेट होता है या डिटर्जेंट में जो फॉस्फेट होता है ना, वो फॉस्फेट इस वाटर को जाकर अवेलेबल होता है। इसी तरह से प्लांट्स को हमें फॉस्फेट फर्टिलाइजर देना होता है। फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट्स को इसलिए देना पड़ता है क्योंकि प्लांट्स को फॉस्फेट की जरूरत होती है और हर सॉइल में फॉस्फेट इज नॉट नेसेसरली अवेलेबल इन द नीडेड अमाउंट्स। अब क्या होगा, आपको फॉस्फेट फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फर्टिलाइजर इज, महंगा है ये फर्टिलाइजर, इज कॉल्ड डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, डीएपी जिसको कहते हैं, क्योंकि उसे नाइट्रोजन भी मिल रहा है, अमोनिया है तो नाइट्रोजन भी मिल रही है और उससे उसको फास्फोरस भी मिल रहा है, तो डीएपी कॉमनली अप्लाई होता है। लेकिन आपको भी पता है कि जब भी हम कोई फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड करेंगे तो ये तो है नहीं कि वो पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजर मटेरियल है द प्लांट विल बी एबल टू टेक अप, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो एक अच्छा खासा हिस्सा विल बी गोइंग एज रन ऑफ और वो कहां जाएगा, हमारे वाटर बॉडी में जाएगा। तो हम रोज जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, सोप लगाकर नहाते हैं, शैम्पू लगा करके बाल धोते हैं, सोप से कपड़ों को धोते हैं और भी डिटर्जेंट से फर्श की सफाई करते हैं, बाइक की, कार की सफाई करते हैं, और वो सब पानी जो है सीवेज के माध्यम से अल्टीमेटली कहां पहुंचता है, किसी न किसी वाटर बॉडी में। डेली बेसिस पे जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेस्ट तो हम ह्यूमंस का होता है, उसमें भी ठीक ठाक क्वांटिटी में फॉस्फोरस होती है, वो भी कहां पहुंचेगा, कभी ना कभी किसी न किसी वाटर बॉडी में पहुंचेगा और धीरे धीरे वाटर बॉडी में फॉस्फोरस की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। डन। तो हाइड्रोस्फीयर में अगर आप देखो तो ये है हमारे फॉस्फोरस के दो फॉर्म के ये रहे सोर्स, खासतौर पे डिसॉल्व फॉस्फेट के सोर्सेज जो आप यहां पर देख पा रहे हो, राइट। इसको आप लोग लिख लो, फॉस्फेट इज एन एनायन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फेट विल बी कंबाइनिंग विद मेटालिक आयंस, ठीक है। चलो नाउ आई होप आपने लिख लिया है। व्हाट हैपेंस टू डिसॉल्व फॉस्फेट इन वाटर। जो डिसॉल्व फॉस्फेट है वाटर में उनका क्या होता है, सो ऐसे होता है, ठीक है। क्या, सबसे पहले तो उनकी एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स एंड एल्गी। वो कौन से प्लांट हैं, वाटर प्लांट हैं, तो वो करेंगे इसको एब्जॉर्ब। उसके बाद बनेगा बायोमास, इसके बाद कई लेवल पे चलेगा हमारा ट्रॉफिक वेब या ट्रॉफिक चेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फॉस्फेट को प्लांट एंड एल्गी ने एब्जॉर्ब किया, फिर उन्होंने बनाई बायोमास, फिर वो गई ट्रॉफिक वेब में, और ट्रॉफिक वेब के हर स्टेप पे डेड एंड वेस्ट हुआ और डेड एंड वेस्ट से फिर से फॉस्फेट निकला। तो वो जो फॉस्फेट है फिर से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है कि कुछ फॉस्फेट जो है वो चला जाएगा सेडिमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि वो जितना फॉस्फेट है सबका सब एब्जॉर्ब हो गया, बहुत खूबसूरती से ये साइकिल चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ट्रॉफिक वेब में ही बोन एंड टीथ भी होंगे, तो बोन एंड टीथ भी जाएगा कहां, सेडिमेंट्स में जाएगा, क्योंकि बोन एंड टीथ आर स्लो फॉस्फेट्स, ठीक है ना, तो वो भी जाएगा सेडिमेंट में। और यहाँ पे समुद्री इलाकों में थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो रहा है। यहाँ पे समुद्री इलाकों में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंगल ऑफ सी बर्ड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल, आप गौर से सुन लेना, पहले इसको बना लो फिर एक स्टोरी बताता हूँ सी बर्ड्स की। तब तक अगर मैं सी बर्ड्स, अरे विष्णु क्वेश्चन की अभी चिंता मत करो, मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। चलो सी बर्ड्स के एंगल मैं बताता हूँ आप लोगों को।
ठीक है, ये सी बर्ड का एक एंगल आ रहा है आपके पास, मैं दिखाता हूँ, गिव मी जस्ट वन मोमेंट। मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप को और तब आप लोग को थोड़ा सी बर्ड वाला भी एंगल बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। अब दिख रहे हैं आप लोगों को सी बर्ड्स? ठीक है, ये है सी बर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सी बर्ड्स होते हैं, तो सी बर्ड्स का नेचर क्या होता है कि सी के शोर पे, ठीक है ना, ऑन द शोर ऑफ द सीज, ये जो हमारे सी बर्ड्स हैं, व्हाट दीस सी बर्ड्स विल बी डूइंग दैट दे विल टेक अ फ्लाइट इनटू द सी, सी के एरिया में जाएंगे और फिर जो थोड़े पानी के ऊपरी लेवल पे जो मछलियां तैर रही हैं ना, उनमें से किसी मछली को ये पकड़ेंगे और उन मछलियों को ला करके दे विल ईट ऑन द शोर, दे विल ईट ऑन द कोस्ट, ठीक है ना, तब यहाँ पर आकर के ये खाते हैं, ठीक है। तो मछलियों को खा लिया, मछलियों का उन्होंने फ्लैश भी खाया, बोन भी खाया खाया, ठीक है। और उसके बाद ये बर्ड रहते तो सी के शोर पे हैं, ठीक है, ये बर्ड रहते हैं सी के शोर पे। तो होता क्या है कि इन बर्ड्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, फीकल मैटर होता है, ठीक है, इन बर्ड्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम फीकल मैटर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में हम जो कहेंगे मल पदार्थ, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, दैट इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और उसका एक नाम भी है, दैट इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और उसका नाम है गुआनो। गुआनो इज व्हाट? फीकल मैटर ऑफ सी बर्ड्स एंड इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। और अगर जो ये रिच है नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? इट इज अ गुड फर्टिलाइजर। तो गुआनो जो है हमारा, ठीक है, जिस गुआनो की हम बात कर रहे हैं ना, वो गुआनो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये जो व्हाइट वाला मैटर दिख रहा है, अब इन रॉक्स पे देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट मैटर दिख रहा है यहाँ पे, ये सब, तो ये सब कुछ और नहीं, ये हमारा गुआनो है, ठीक है। तो ये सी रॉक्स दे गेट कवर्ड विद गुआनो, एकदम व्हाइट हो जाएगा, इसकी भी लेयर मोटी हो जाएगी, उसको हार्वेस्ट कर लो एंड दिस इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर टू बी एडेड, राइट। सो ये एंगल अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ये सब कुछ जो लिखा है आप लोग लिख लो। प्रज्ञा पूछ रही है साइकिल का इंपॉर्टेंस मेंस में क्या है? मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस तक कब पहुंचोगे जब उस स्टेज को क्लियर करोगे जहां पे ये साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। नाउ सो यू हैव सीन द एंगल ऑफ सी बर्ड्स आल्सो, कि सी बर्ड्स किस तरह से, ठीक है, सी बर्ड्स किस तरह से फॉस्फोरस साइकिल में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी वेल, राइट। चलो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, गिव मी वन मोमेंट, राइट। सो वी आर बैक टू आवर टॉपिक। सो अब हमने समझ लिया कि वाटर सिस्टम में सी बर्ड्स का भी एक रोल है, जब डिसॉल्व फॉस्फेट फूड चेन का हिस्सा बनता है। सो एल्गी, एल्गी से छोटे फिश, छोटे फिश से बड़े फिश, बड़े से फिर सी बर्ड्स का एंगल आता है, और फिर क्या होता है कि हाइड्रोस्फीयर का थोड़ा सा फॉस्फेट फिर से लिथोस्फीयर में आ जाता है। तो सी बर्ड्स एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हाइड्रोस्फीरिक फॉस्फेट एंड लिथोस्फेरिक फॉस्फेट, ठीक है। तो सी बर्ड आर कनेक्टिंग लिंक फॉर हाइड्रोस्फीयर फॉस्फेट एंड लिथोस्फीयर फॉस्फेट। तो दिस इज व्हाट, बस इसके बाद अब हम साइकिल देखते हैं एंड फिर ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सल्फर साइकिल को देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। डन, इतना आपने लिख लिया, डन। अब ये रहा फास्फोरस साइकिल का डायग्राम, और इस डायग्राम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे और आपके समझ के बाहर है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉस्फेट जो है, right, ये देखो, अंडरग्राउंड सोर्सेज में जो फास्फोरस होती है ना, ठीक है, अंडरग्राउंड सोर्सेज में जो फास्फोरस होती है, एनिमल बेस्ड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स, तो उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। और अब हमें पता है कि डिकम्पोजिशन बोन और टीथ को छोड़कर के बाकी हिस्से का डिकम्पोजिशन फटाफट हो जाएगा, राइट। तो बोन और टीथ को छोड़ के बाकी हिस्सों का डिकम्पोजिशन हो गया। फिर जब ये डिकम्पोजिशन हो गई, ये डेड एनिमल दिखाया गया है, जब ये डिकम्पोजिशन हो गई तो यहां से फॉस्फेट एक रन ऑफ फॉस्फेट के फॉर्म में ना, फॉस्फेट रन ऑफ, एक मिनट, बफरिंग, मैं रुका हुआ हूं, एक मिनट, आ गया। मैं एक बार देख लेता हूं नेट की स्पीड कैसी आ रही है। गिव मी जस्ट वन मोमेंट, अभी कुछ भी ऐसा छूटा नहीं आप लोगों का, जैसे बफर का मैसेज आया था तो मैंने अपने आप को रोक लिया था। गिव मी जस्ट वन सेकंड। ठीक है, वापस कनेक्शन आ गया है, ओके 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 ओके, ठीक है। सो अब हम लोग वापस शुरू कर लेते हैं जहां पे थे वहां से, ओके। सो मैं बस ये कह रहा था, थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं, रिवाइंड कर रहा हूं सो दैट आप लोग अच्छे से समझ लो। सो यहां पर थे
कि सॉइल में जो बायोलॉजिकल मैटर आता है, द बायोलॉजिकल मैटर दैट कम्स इन द सॉइल, दैट बायोलॉजिकल मैटर विल गो थ्रू डिकम्पोजिशन एंड देन some of it will find its way as dissolved phosphate in the water body. So in the water body, some of it will go in the soil, nearby soil, okay, and then it will be taken up by the plant. If it has been taken up by the plant, it will be taken up by the animals. It will become a part of the food chain, and then if it is a part of the food chain, there will be death, there will be waste material, and it will be working like this. Now, in the water, it will be taken up by algae and other photosynthetic organisms. Water may it will be taken up by algae and other photosynthetic organisms, and then that biomass will be taken up by the aquatic और मरीन एनिमल्स, जो अब वाटर के एनिमल्स होंगे वो, फिर उनका ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन वगैरह होगा. सम ऑफ इट विल बी लॉस्ट एज मरीन सेडिमेंटेशन, ओशन बॉडीज के नीचे सेडिमेंट के फॉर्म में वो इकट्ठा होते रहेंगे, एंड सम ऑफ इट विल गो बैक टू डिसॉल्व फॉस्फेट एंड इट विल कीप रनिंग द एंटायर साइकिल. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इस वाले चार्ट में नहीं दिखाया गया है सी बर्ड्स को, दूसरे चार्ट में दिखाया गया है वही, ठीक है. दूसरे चार्ट में ये दिखाया गया है कि कैसे सी बर्ड्स ओशन के फूड वेब से, ठीक है, कैसे सी बर्ड ओशन के फूड वेब से लेकर के आते हैं फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट को रॉक में डिपॉजिट कर देते हैं. दैट इज फॉस्फेट इन द रॉक एज फॉसिल बोन, गुआनो एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. तो बाकी वही फॉस्फोरस साइकिल है, ये सेम साइकिल जो कि किसी और बुक से है तो ड्राइंग थोड़ी अलग है, लेकिन द साइकिल इज द सेम. बस इतना ही है फॉस्फोरस साइकिल में हमारे जानने के लायक. अब हम आ जाते हैं सल्फर साइकिल पे. सल्फर साइकिल बहुत मुश्किल साइकिल नहीं है, ठीक है. सल्फर साइकिल बहुत मुश्किल साइकिल नहीं है. सल्फर साइकिल में क्या होता है कि सल्फर हमारे बॉडी में कम मात्रा में लेकिन चाहिए जरूर, क्योंकि सल्फर ज्यादातर प्रोटीन्स में पाया ही जाता है. सो सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, एंड आल्सो सल्फर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सो दैट मींस एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स सल्फर. अब सवाल उठता है कि हमारी बॉडी में सल्फर आएगा कहां से? ऑब्वियसली फूड से आएगा, और तो कोई सोर्स ही नहीं है सल्फर का. फूड में कहां से आता है? तो प्लांट्स लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हो और वहां से आपको सल्फर मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनली वो कहां से आया? तो ऑब्वियसली वो प्लांट से आया. प्लांट्स को सल्फर कहां से मिला? सॉइल से मिला. सॉइल में सल्फर किस फॉर्म में था? मोस्टली सॉइल में सल्फर सल्फेट फॉर्म में होता है, ठीक है. तो सल्फेट फॉर्म में सल्फर होती है, प्लांट रूट के माध्यम से, रूट के जरिए उस सल्फेट को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट अपने बायोमास का हिस्सा बनाएगा. उस प्लांट को एनिमल्स खाएंगे और उस प्लांट को एनिमल खा करके अपने बायोमास का हिस्सा बनाएंगे. ट्रॉफिक सिस्टम में हर स्टेज पर डेड और वेस्ट मटेरियल बनता रहेगा, और जो भी डेड एंड वेस्ट मटेरियल सॉइल में जाएगा, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करेंगे, एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन सल्फेट विल बी रिलीज्ड, एंड एज द सल्फेट इज रिलीज्ड, द सल्फेट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट. That is most commonly the cycle that keeps happening. Apart from that, in the sulfur cycle, there is one more angle that we have to understand, and that is that volcanoes, when they erupt, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, so in a very good quantity, hydrogen sulfide gas will also be released. Similarly, there are marshy places which are covered with water. Water वहाँ पे stagnant है, water वहाँ पे ठहरा हुआ है, water वहाँ से बह नहीं रहा है. तो कई बार आप देखोगे ना ऐसे जगह जहाँ पे थोड़ा सा पानी है, लंबे वक्त तक वो पानी जमा है, ना वो वाटर बह रही है, ना वो वाटर सूख रही है, तो ऐसे मार्शी प्लेसेस से ना एक अजीब सी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है. वो गंदी स्मेल अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है. तो इस तरह के मार्शी प्लेसेस से भी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिलीज हो रहा होता है. कहाँ? एटमॉस्फेयर में. तो एटमॉस्फेयर में सल्फर किन स्वरूपों में होता है? तो एटमॉस्फेयर में सल्फर का जो सबसे मेजर आज की डेट में जो फॉर्म है वो है सल्फर के ऑक्साइड्स का फॉर्म, मोस्टली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्म. ये कहां से आ जाता है? जब हम कोयला और पेट्रोलियम के फ्यूल का कंबसन करते हैं, तब इनमें इन फ्यूल में सल्फर इंप्योरिटी के रूप में मौजूद होता है. धीरे धीरे करके हम लोग लो सल्फर पेट्रोल वगैरह लेकर आए, लेकिन डीजल का क्या करोगे आप? कोयले का क्या करोगे? पेट्रोल भी लो सल्फर है, जीरो सल्फर तो है नहीं. सिर्फ नेचुरल गैस ही है जो जीरो सल्फर है, बाकी सब में सल्फर तो होता ही है. और जब इनका कंबसन होगा तो सल्फर का ऑक्साइड बनेगा, वो जाएगा कहां? वो जाएगा एटमॉस्फेयर में. तो सबसे बड़ा सोर्स आज की डेट में एटमॉस्फेयर में सल्फर का क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर के दूसरे ऑक्साइड्स भी हैं, और इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड है. और ये जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ कंबाइन करेंगे तो H2SO4 वाली बारिश होती है. ये जब कंबाइन करेंगे तो H2SO4 वाली बारिश होगी, और H2SO4 फिर सॉइल में आके सल्फेट देगा, उस सल्फेट को प्लांट्स उठाएंगे, और इस तरह से सल्फर साइकिल हमारा चलता रहता है. और सल्फर साइकिल में एक छोटा सा एंगल बस हमारा ये रहता है कि थोड़े ऐसे लोकेशन, ठीक है ना, थोड़े ऐसे लोकेशन जहां पर एनारोबिक कंडीशन वगैरह है, तो एनारोबिक कंडीशन वगैरह में आप क्या देखेंगे ना कि सल्फर अपने एलिमेंटल फॉर्म में या सल्फाइड आयन के रूप में तब्दील हो जाता है, और वो फिर मेटल के साथ वो सल्फर कंबाइन करके और लॉन्ग टर्म के लिए सल्फर को लॉक कर देता है. अगर इतनी बातों को मैं एक डायग्राम के फॉर्म में रखूं तो वो डायग्राम थोड़ा ऐसा दिखेगा. सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहां पर. ये डायग्राम अगर मेरे साथ बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा. देखो, एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहां से यहां तक बना लिया. आई होप कि आपको भी ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन बना ली. स्ट्रेट लाइन के नीचे जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन के नीचे है सॉइल, ठीक है. और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है. अब देखो, सॉइल में जो सबसे बड़ा सोर्स है सल्फर का वो है SO4 2 माइनस. ये सबसे बड़ा सोर्स है सल्फर का सॉइल में, SO4 2 माइनस. तो ये SO4 2 माइनस कहां कहां से आता है? सबसे पहले डेड एंड वेस्ट मैटर वहां से आएगा. कब? जब इसकी होगी डिकम्पोजिशन, ठीक, तभी आएगा. दूसरा, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड, आई होप आपको दिख रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, और एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स भी होते हैं, SOX लिख रहे हैं. हालांकि सबसे मेजर ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होगा वो होता तो है SO2 ही, लेकिन चलो हम लोग ये दोनों को लिख रहे हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि ये दोनों मिलेंगे
वाटर से थोड़ा सा जोड़ घटाव होगा और बनेगा H2SO4। फिर होगी H2SO4 वाली बारिश। और जितना ही ज्यादा हमने एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड जमा किए होंगे, जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी इस बारिश की। तो ये H2SO4 वाली बारिश हो गई। जब ये H2SO4 सॉइल में आता है तो क्या होगा? दो प्रोटॉन अलग हो जाएंगे और SO4 2- जो हमारा सल्फेट है वो यहां आ जाएगा। ठीक है। और ये जो H2S है ये कहां से आता है? तो H2S आता है फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शंस। H2S जो है ये आ रहा है वोल्केनिक इरप्शन से। और इस वोल्केनिक इरप्शन से आया H2S। ये जो H2S है ये आया वोल्केनिक इरप्शन से। आर यू गेटिंग इट? और सल्फर डाइऑक्साइड उसका सबसे बड़ा सोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज है। ठीक है, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सल्फेट आ गया। अब ये सल्फेट का होता क्या क्या है? दो ही चीजें हो सकती हैं। पहला, ये सल्फेट अब जाएगा प्लांट्स को जाएगा। प्लांट्स इसको जोड़ेंगे अपने बायोमास में और बायोमास से जाएगी ट्रॉफिक वेब में। और ट्रॉफिक वेब के हर लेवल से, ये तो हम सारे लोगों को पता है कि ट्रॉफिक वेब के हर लेवल से डेड एंड वेस्ट मैटर आ रहा होगा। ट्रॉफिक वेब के हर लेवल से डेड एंड वेस्ट मैटर आ रहा होगा। और आप देखते क्या हो कि कुछ क्वांटिटी में ये सल्फाइड बन जाएगा और फिर ये मेटल से कंबाइन कर लेगा, कंबाइन विद मेटल। बस यही आपका सल्फर साइकिल। मैं थोड़ा सा हट गया हूं, आप लोग एक बार इसको ड्रॉ कर लो और फिर एक फोटो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। If you are serious, please do not talk about other things than the academic things in this class. You don't need to take a printout of this. ठीक है, चलो, नाइस डायग्राम आप भी बना लो, आपका भी डायग्राम नाइस ही लगेगा। ठीक है, सो दैट इज, इसको थोड़ा सा अब हम यहां से बाहर आ गए और सल्फर साइकिल के डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपने बनाया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना मेरा काम है। ठीक है, तो देखते जाओ, यहां से शुरू करते हैं। सल्फेट इन दी सॉइल, सॉइल में जो सल्फेट है, दैट सल्फेट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट। और प्लांट जब लेंगे तो वो अपने बायोमास में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और उस बायोमास से फिर इधर जो आप एनिमल्स को देख रहे हो यहाँ पे, ये एनिमल्स को उस बायोमास से सल्फर मिल रहा होगा। हर स्टेज पे डेड मैटर क्रिएट होगा, हर स्टेज पे जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, उससे फिर क्या बना? सल्फेट बना। ये डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं, जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं वो कर रहे होते हैं। थोड़ा सा सल्फर रन ऑफ होगा, ऑब्वियस है कि सल्फर रन ऑफ होगी, और उस तरह से सल्फेट वाटर में भी जाएगा। और हमने देखा है पिछले टेबल में कि वो जो है डिपोजिशन ऑफ सल्फाइड्स फिर बनेगा कुछ एनारोबिक कंडीशन में जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो सल्फेट सल्फाइड में कन्वर्ट होता है मेटल के साथ कंबाइन करके, और वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा। अब इधर देखो, एटमॉस्फेयर में सल्फेट नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, लेकिन चलो कहते हैं कि सल्फेट्स इन द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी का एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, इरप्शन, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलेगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड और भी इस तरह के जो सेडिमेंट्स में आयरन सल्फाइड है, तो उनसे भी धीरे धीरे थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, और ये सब वाटर से कंबाइन करेगा। और ये देखो, एसिड रेन, एसिडिक स्नो आएगी, और कुछ जो है पाउडर की तरह भी जमीन पे गिर रहा होगा, जिसको हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। जब मैं एसिड रेन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि दो तरह के एसिड रेन होते हैं, एक जो कि ड्राई डिपोजिशन होता है और एक जो वेट डिपोजिशन मतलब वर्षा के साथ आता है। और वो जब आएगा सॉइल में तो वो सल्फेट ही तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हो गई हमारी बात पूरी की पूरी सल्फर साइकिल की। तो जो साइकिल हमने किया था उससे कहीं ज्यादा आसान ये साइकिल है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम है, हमने ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से इस साइकिल को किया था। अब एक लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, ये भी वही डायग्राम है और भी सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब एक लास्ट चीज पे आ जाते हैं जो कि आप मेरे साथ साथ लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है ह्यूमन इंपैक्ट ऑन डिफरेंट साइकिल्स। अलग अलग साइकिल को हम कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको हम प्रभावित कर रहे हैं। हाउ डज द स्नो कैरी सल्फर? जैसे पानी में सल्फर होता है एज H2SO4, तो स्नो में भी H2SO4 ही होगा। ठीक है,
सल्फर साइकिल का रिजर्वायर सॉइल होता है, लिथोस्फीयर होता है, जहां पे सल्फेट के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं कार्बन साइकिल पे। कार्बन साइकिल में हम क्या कर रहे हैं? एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिससे कि रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वी आर ऑल्सो कैरिंग आउट एक्टिविटीज जिससे कि रिलीज ऑफ मीथेन भी हो रही है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर? तो ये कार्बन साइकिल हो गया। नाइट्रोजन साइकिल, दो सबसे पहला दो आउटकम है एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। उससे क्या होता है? सबसे पहले नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रन ऑफ टू वाटर बॉडीज। तो नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर से क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और वाटर में जब ज्यादा नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा? यूट्रॉफिकेशन हो जाएगी एंड एल्गल ब्लूम हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब सॉइल का नाइट्रोजन और सॉइल का फास्फोरस, दो जब सॉइल का नाइट्रोजन और सॉइल का फास्फोरस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर में आ जाए, तो वाटर में इन नरिशिंग सब्सटेंसेस का, जिससे कि पौधों का भी पोषण होगा, वाटर में इन नरिशिंग सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और वाटर में अगर इन नरिशिंग सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वाटर में अचानक से बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो करने लगते हैं, और एल्गी ऊपर के लेवल को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ऊपर के लेवल को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और नीचे सनलाइट नहीं आने देते। तो नीचे के जितने एल्गी वगैरह हैं वो मरने लग जाते हैं, और उनके मरने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिशेस वगैरह मरने लग जाती हैं। तो यूट्रॉफिकेशन से एल्गल ब्लूम होगा, एल्गल ब्लूम से धीरे धीरे फिशेस मरेंगे। और यूट्रॉफिकेशन के पीछे कौन से दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में ये मुश्किल आती है। फास्फोरस साइकिल में एक्सेसिव यूज ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर, जिससे कि रन ऑफ टू वाटर बॉडीज होगा, किसका? फॉस्फेट का भी होता है, और उसे भी यूट्रॉफिकेशन होती है। याद रखिएगा, यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम से दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस का रिश्ता है। और लास्ट में हमारा है सल्फर साइकिल। सल्फर एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिससे सल्फर के ऑक्साइड्स जाते हैं इन एटमॉस्फेयर, एंड दैट विल कॉज एसिड रेन। तो ये है ह्यूमन इंटरफेरेंस इन दीज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब आप, मैं हट गया यहां से, अब आप इसको नोट कर लो। यूट्रॉफिकेशन का इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन यू विल गेट इन वाटर पॉल्यूशन, नॉट हियर। जो मैंने बोला, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, आप लोग सुनते नहीं हो। मैंने कहा कि व्हेन इन द वाटर देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट विल कॉज एल्गल ब्लूम, लॉट ऑफ एल्गी विल ग्रो, लॉट ऑफ शैवाल विल ग्रो, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम they will cover the surface of water body. Because of that, in the lower part of the water body there will be no sunlight penetration, and lot of lower water body plants, algae will start to die, and that depletes oxygen, and that kills the fishes. Second is, which is equally important, that when these algae and all die, their decomposition will start happening, and in the decomposition process most of the available oxygen will be used away, and as the most of the available oxygen will be used away, fishes के लिए oxygen नहीं बचेंगे, तो they will die. और बाकी eutrophication water pollution में होगा, हर चीज की जगह बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है। डन? डन, चलो। सो सबसे पहले we have completed all the biogeochemical cycles. All the biogeochemical cycles we have completed. It was a very important topic. वो ज्योग्राफी में भी काम आएगा और एनवायरमेंट में भी काम आएगा, साइंस टेक में भी आपसे पूछा जा सकता है। टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। आई हैव गॉट 6 क्वेश्चंस। सम ऑफ देम हैव कम इन द एग्जामिनेशन, सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। चलो अब आंसर करो। प्रमोद हेगड़े, does acid rain cause loss of fertility of land? Answer is yes, it does. क्या मैकेनिज्म है? We will do it in acid rain, not today. What is the correct answer of this question? This is easy one. Quick. अब कौन डी और 4 लिख रहा है? This is the correct answer. ठीक है, this is the correct answer. कार्बन, only one nitrogenous compound contributes to global warming and its contribution is less than 1%, nitrous oxide. ठीक है, so that does not qualify, और वो नाइट्रोजन साइकिल के डिस्टॉर्शन की वजह से नहीं होता, that is man made release of nitrous oxide. So the correct answer here is 1. All of you who have marked it as 1 is correct, all of you who have marked it as 4 are overthinking. Done? ये भी इजी है। करेक्ट आंसर, अच्छा 4 बार बी लिखने से क्या ज्यादा बी हो जाता है? यस, करेक्ट आंसर इज बी, एब्सोल्युटली राइट।
अच्छा, सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, अभी आ रहा है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आ रहा है। चलो 6 ही क्वेश्चन है, बट लेट अस सी। ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, बी कैसे हो जाएगा भाई, और सी तो और भी नहीं होगा। यहाँ पे खूब लोगों ने गलतियां की हैं, वैसे 90% लोग सही लिख रहे हैं। ई इज द राइट आंसर, अभी तो पढ़ाया है। दिस इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट, अब आगे थोड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा क्वेश्चन अभी वाला ही है, बिल्कुल अभी वाला ही है। मैं तो चाह रहा हूं कि आप लोग अप्लाई करो अपनी नॉलेज को। यहाँ पे खूब लोगों ने गलतियां की हैं, खूब लोगों ने गलतियां की हैं। करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। जब बिजली चमकती है तो इट कैन टेक प्लेस बाय biological mechanism also, and it can take place by industrial processes also, which is known as Haber-Bosch process. जबकि nitrification, that is conversion of ammonia into nitrate, is entirely a microbial process. Denitrification, that is conversion of nitrate into bimolecular nitrogen, diatomic nitrogen, is entirely a microbial process. Ammonification, in which the organic compounds containing nitrogen are converted into ammonia, this is also entirely a microbial process. But nitrogen fixation is a process that can happen by other mechanisms. 3 is the right answer. Which one of the following is not exclusively a microbial phenomenon? Not को ध्यान में देने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे फंस गए काफी लोग, जबकि पढ़ी हुई चीज है, कल ही पढ़ा है, ऐसे गलतियां होती हैं, राइट। चलो इस पे आ जाओ। Which of the following can increase the amount of leaching, increase the amount of nutrients in the soil? Pratiksha Kesarwani, nitrogen fixation is a microbial process. Go to my lecture. There are 2 other methods also for nitrogen fixation. क्वेश्चन गलत पढ़ लिए, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग आप ही को लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन सही पढ़ने की जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द राइट आंसर? Which of the following increases the amount of nutrient in the soil? करेक्ट आंसर इज डी। काफी लोगों ने डी ही लिखा है, which is really correct. Leaching will remove the nutrient. Insolation, falling of the sunlight on the soil, has nothing to do with the nutrition, right? Soil की बात कर रहे हैं। Nitrification will increase the amount of nitrate, which is a nutrient for the plant, and similarly decomposition will also increase the amount of nutrients. So all those people who have applied D have done very well. Last question, नहीं ये तो हिंदी है उसी का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आज का लास्ट। ये देख लो, ये थोड़ा इकोसिस्टम के लेवल पे है, इसको सॉल्व करो 6 क्वेश्चन को। Bhavna is asking, sir, you also written in the class that nitrogen fixation is process involved microbial. Biological nitrogen fixation is microbial process, but there are other modes of nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen fixation मैंने साइकिल में नहीं दिखाई थी आपको, जब बिजली चमकती है तो वो क्या था? बाकायदा नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिफाइन किया है हमने। चलो इसका आंसर दो, लास्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सही आंसर है ए 1 एंड 2। क्यों? फोटोसिंथेसिस इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बार बार कहता रहा हूं कि यही वो ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है। दूसरी, ओशंस हमारे प्लैनेट के 71% एरिया पे हैं, और ओशन के एल्गी आराम से बिना किसी ह्यूमन डिस्टर्बेंस के बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ओशंस कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस देन लैंड इकोसिस्टम। दे बोथ आर करेक्ट। अब सवाल उठता है कि ये कैसे गलत हो गया? ओनली प्लांट्स एंड एल्गी कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। याद रखो, प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो मैं शुरू से कहता रहा हूं। तो सम बैक्टीरिया को छोड़ देने की वजह से ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने ओनली लगाया था। सो क्या क्या बचा हमारे पास? 1 एंड 2 एज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे काफी लोग फंसे हैं इस वाले क्वेश्चन में। दैट्स व्हाट। अगला तो बस इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, तो लेट्स लीव इट देयर, राइट। तो चलो फिर आज की क्लास यहाँ पे हमारी खत्म होती है, एंड आई होप कि आज की क्लास में भी उतना ही मजा आया होगा जितना पहले आता था। आप लोग काफी इन्वॉल्व होकर पढ़ते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो चलो ये फिनिश हुआ, कल से बायोडाइवर्सिटी शुरू करते हैं। अप्लाइड एरिया की दुनिया में पहला टॉपिक रहेगा, तो वी विल डू दिस, ठीक है ना। तो अब आज की क्लास इट हैज कम टू एन एंड, एंड आई विल सी यू टुमारो विद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।
गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब शायद ऑडिबल हूं मैं। इज इट क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू? एक बार ऑडियो कंफर्म कर दो। नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, परफेक्ट परफेक्ट। इज ऑडियो गुड नाउ? यस, सो ऑडियो इज फाइन एंड आई थिंक वीडियो तो सामने दिख रहा है, तो वीडियो इज डेफिनेटली फाइन। सो गुड मॉर्निंग जी एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू आवर क्लास नंबर क्लास नंबर 11 एंड क्लास 11 इज हैपनिंग ऑन 26 अप्रैल 2023। अब बात चाहे जो भी हो जाए, वी विल बी फिनिशिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल बिकॉज बस दो ही साइकिल्स बचे हैं and then there are certain questions that I have got for you, so we will be discussing those questions as well, and then that will complete the biogeochemical cycle. So already in this class we have done water cycle, nitrogen cycle and carbon cycle. So yesterday we finished until carbon cycle and now we are left with just two cycles. दो ही cycle बचे हुए हैं. The first cycle is going to be the phosphorus cycle and the next cycle is going to be the sulfur cycle. Then some question and answer. I have got some interesting questions for you, so I'm going to discuss that as well. Okay, लास्ट में टाइम होगा तो पुराने डाउट्स आपके जो होंगे that I will take, but कभी मैं कोई पुराने डाउट्स नहीं ले रहा हूं. आज की क्लास के जो डाउट्स होंगे that आर मोस्ट वेलकम, लेकिन पुराने डाउट्स में फिर वी विल गो बैक इन द पास्ट और फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, सो गुड वे टू हैव अ डाउट फ्री क्लास अगर आप चाहते हो तो टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. मैं मान के चल रहा हूं कि 9th और 10th की साइंस की किताबें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, क्योंकि अब मैंने एडवाइस कर दिया है. अगर नहीं पढ़ा है तो 9th 10th की साइंस की किताबों में केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दोनों पार्ट पढ़ लीजिए. आप पूछेंगे कि कितना टाइम लगेगा. अगर सुबह से शाम तक बैठ जाओ तो एक दिन में हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अब आप सारे लोग 9th 10th से बाहर आ गए हो तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. और अगर हाफ डे देते हो तो 2 दिन लगेगा. सो एक वो कर लेना. दूसरा कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास बी टोटली अटेंटिव, बिकॉज इफ यू आर नॉट अटेंटिव, ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कोई भी कुछ भी नहीं समझा पाएगा. सो दीस टू थिंग्स, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉस्फोरस साइकिल. ठीक है, तो अभी तो कार्बन साइकिल का रिव्यू स्लाइड्स लगा हुआ है, बट यू डू नॉट नीड टू लुक इनटू द रिव्यू स्लाइड्स ऑफ कार्बन साइकिल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कार्बन साइकिल. सो दैट इज नॉट समथिंग. कार्बन साइकिल का ये वाला एस्पेक्ट भी आप लोगों ने देख रखा है, सो देयर इज नो रीजन गोइंग इनटू कार्बन साइकिल. हम लोग सीधा सीधा फॉस्फोरस साइकिल पर आ जाते हैं. फॉस्फोरस साइकिल को लेकर के कुछ चीजें जानने की है. ये बहुत छोटा साइकिल है, बट देयर आर सर्टेन इंटरेस्टिंग बिट्स इन द साइकिल. फॉस्फोरस साइकिल बेसिकली 3 फेजेस में सबसे ज्यादा है, और एरियल फेज में, जिसको हम एटमॉस्फेरिक फेज कहते हैं, वहां पे फॉस्फोरस साइकिल का प्रेजेंस बहुत कम है. तो बच जाते हैं 3 फेजेस. एक बायो फेज, सेकंड लिथोस्फेरिक फेज एंड थर्ड इज हाइड्रोस्फेरिक फेज. So out of these, lithospheric phase is the biggest phase of phosphorus cycle. Biospheric phase is also important. Hydrospheric phase is also important. कहना मुश्किल है कि बायोस्फेरिक फेज में ज्यादा फॉस्फोरस है या हाइड्रोस्फेरिक फेज में ज्यादा फॉस्फोरस है, लेकिन इतना डिसाइडेड है कि सबसे ज्यादा फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द लिथोस्फेरिक फेज. और एक और चीज जो फॉस्फोरस साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना, कि एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस साइकिल का बहुत बहुत कम प्रेजेंस है. राइट, तो एक पॉइंट जो आप यहीं पे लिख लो, मैं बोल देता हूं, वो ये है कि फॉस्फोरस साइकिल हैज इट्स रिजर्वायर. मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आप लिख लो, फॉस्फोरस साइकिल हैज इट्स रिजर्वायर इन द लिथोस्फेरिक फेज. In the lithospheric phase, biosphere and hydrosphere are exchange pools. Biosphere and hydrosphere are exchange pools. This cycle is nearly absent from the atmosphere. This cycle is nearly absent from the atmosphere. All right. So अब जरा इस पूरे साइकिल को हम लोग देखते हैं. तो फॉस्फोरस साइकिल को अगर हम लिथोस्फीयर में देखें तो लिथोस्फीयर में ये 2 फॉर्म में पाया जाएगा. ठीक है, लिथोस्फीयर में फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फेट 2 फॉर्म में पाया जाएगा. पहला फॉर्म है लेस मोबिलाइजेबल फॉर्म. ये कैसा फॉर्म है जहां पे फॉस्फेट मोबिलाइज नहीं होता, फॉस्फेट उसी फॉर्म में लॉक्ड है और ये फॉस्फेट कहीं और जा नहीं रहा, और अगर जा भी रहा है तो बहुत स्लोली फॉस्फेट जा रहा है. वो कौन सा फेज होता है? वो फेज होता है फॉस्फेट रॉक वाला पार्ट. फॉस्फेट रॉक वाले पार्ट में एक्चुअली क्या होता है कि फॉस्फेट रॉक बहुत धीरे 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 उनकी इरोजन होती है. वेदरिंग प्रोसेस होती है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फॉस्फेट रॉक को धीरे धीरे वेदर करते हैं. रॉक की वेदरिंग क्या होती है? रॉक की वेदरिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे रॉक को डैमेज करके और उससे सॉल्युबल मटेरियल धीरे धीरे निकलता रहता है, तो उसको कहते हैं रॉक की वेदरिंग. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रॉक की वेदरिंग कर सकते हैं, और जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो रॉक की वेदरिंग कर सकते हैं. तो ये जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं उनसे थोड़ा सा फॉस्फेट निकलता है, लेकिन मोस्टली जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट रॉक में पाया जाता है और वो लॉक्ड होता है. ये किसी और फेज के लिए अवेलेबल न के बराबर होता है, बहुत धीरे धीरे इसकी मोबिलाइजेशन होती है. लेकिन दूसरी तरफ जो है देयर इज समथिंग कॉल्ड फास्ट मोबिलाइजेबल फॉर्म. तो लेस मोबिलाइजेबल फॉर्म में फॉस्फेट रॉक्स आते हैं. मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग समझ लें और बाद में हम लोग डायग्राम वगैरह को देखेंगे. और ये हमारा फॉस्फेट आयन है. ठीक है, फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला किसी को भी पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आप केमिस्ट्री के हैं तभी आपको फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. यू शुड नो, इतना तो पता ही होना चाहिए, PO4 3-. तो जो फास्ट मोबिलाइजेबल फॉर्म होता है वो फॉस्फेट आयन होता है. फास्ट मोबिलाइजेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस मूव्स इन सॉइल वाटर, और सॉइल वाटर से प्लांट के जो रूट होते हैं वो फॉस्फेट को वहां से ले लेते हैं. तो जो फॉस्फेट आयन होते हैं वो सॉइल के सोल्यूशन में, सॉइल में जो वाटर होता है उसको हम सॉइल सोल्यूशन कहते हैं. तो जो फॉस्फेट के आयन होते हैं वो सॉइल सोल्यूशन में मूव कर रहे होते हैं, और सॉइल सोल्यूशन में चूंकि वो मूव कर रहे होते हैं तो प्लांट के लिए वो
अवेलेबल होते हैं, प्लांट वहां से लेकर के और फिर प्लांट उसको अपने बायोमास का हिस्सा बना लेता है। फास्फोरस सारे ऑर्गेनिज्म के बायोमास के लिए काफी जरूरी है। कहां जरूरी है? हमारे बॉडी में बोन और टीथ दोनों में फॉस्फेट काफी ज्यादा क्वांटिटी में होती है। फिर हमारे मसल्स में भी फॉस्फेट अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। तो मसल, बोन, टीथ, इन तीनों में हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी से मतलब है कि सारे एनिमल के बॉडी में बोन, मसल एंड टीथ, इन तीनों में फॉस्फेट अच्छी खासी क्वांटिटी में होगा। प्लांट में भी फॉस्फेट होता है, छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी होता है, और फॉस्फेट बेस्ड स्ट्रक्चर प्लांट को भी सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो प्लांट का रूट जब फॉस्फेट को लेता है तो पहली बार फॉस्फेट जो है बायोमास में फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, बायोमास में इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि ये बायोमास का हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ जो फॉस्फेट के रॉक हैं वो बड़े हार्ड रॉक होते हैं और उनकी वेदरिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। जब भी फॉस्फेट रॉक की वेदरिंग होती है तो कुछ और नहीं, फॉस्फेट आयन ही बनता है, और फॉस्फेट आयन फिर सॉइल वाटर में, जिसको हम कहते हैं सॉइल सैप, उसमें अवेलेबल हो जाता है। और अगर वहां अवेलेबल है तो फिर वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा, और अगर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है तो ये बायोमास का हिस्सा बनेगा, और अगर बायोमास का हिस्सा बनेगा तो फिर ये फूड चेन और फूड वेब में उपलब्ध हो जाएगा। डन। तो आप देख रहे हो कि लिथोस्फीयर में देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। वन इज लेस मोबिलाइजेबल, ये, तो अगर ये लेस मोबिलाइजेबल है, मैं ये नहीं लिख रहा कि नॉन मोबिलाइजेबल है, नॉन और लेस में फर्क होता है, प्लीज ऑलवेज थिंक दैट ये लेस मोबिलाइजेबल है क्योंकि यहां पे फास्फोरस काफी लंबे वक्त तक लॉक रहता है फॉस्फेट रॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वेदरिंग होती है, अगर इसकी वेदरिंग होती है तो कुछ और नहीं, वेदरिंग से सॉल्युबल फॉस्फेट ही बनेगा, फॉस्फेट आयन, जो कि फास्ट मोबिलाइजेबल फॉर्म है। राइट, तो ये वाला पार्ट आई होप कि मेरे साथ साथ आपने भी लिख लिया है। नहीं लिखा है तो आप लोग इसको लिख लो, और अब मैं अगले 1 मिनट के लिए चैट को देख रहा हूं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल। अब कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली पूछ लो, अगले 1 मिनट के लिए ये मेरे पास है। डन इज वेरी गुड, काफी लोगों ने कर लिया, सो दैट इज वेरी वेरी गुड। Muskan, I cannot repeat everything once again. Ask your specific doubt. When you ask me to repeat everything once again, it sends me the signal that you have not been very attentive. So ask your specific doubt that how does this happen? And I'll be very happy to explain. But I want everybody's 200% attention in this class. Right? Food web. Food web I have already described earlier. Who all can define food web in the chat? Mobilizable means it moves. ये अच्छा क्वेश्चन है। मोबिलाइजेबल का मतलब है कि क्या ये यहां से अपनी जगह से मूव करके और दूसरे को अवेलेबल हो पाता है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो जो फॉस्फेट के रॉक्स होते हैं उसमें जो फास्फोरस होता है वो मूव नहीं करता, तब तक नहीं मूव करेगा जब तक कि उस रॉक की वेदरिंग नहीं होगी। वेदरिंग का मतलब है कि धीरे धीरे रॉक जो है उसका ये हो रहा है, उसका मटेरियल धीरे धीरे सॉल्युबलाइज हो रहा है, रॉक धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और वो मटेरियल सॉल्युबलाइज होगा।